बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो की लेंथ देखकर आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि ये इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री पर एक ऑल इन वन कंप्लीट वीडियो होने वाला है, जिसको पूरा देख लेने के बाद आपको इस टॉपिक पर दोबारा कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत ना रहे। एंड आई मीन इट। और वीडियो में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको खुद भी आइडिया हो जाएगा कि स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश लिटरेचर की कंप्लीट हिस्ट्री को आपके लिए ऐसे ऑर्गेनाइज और प्रेजेंट किया गया है जैसे एक बच्चे के पैदा होने से लेकर उसके जवान और बड़े होने तक का सफ़र, एज बाय एज, पीरियड बाय पीरियड, वो किन किन फेजेस से होता हुआ आज किस स्टेज पर खड़ा है। बिल्कुल स्क्रैच ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि इस वीडियो को आपने एक लेक्चर की तरह देखना है। ऑब्वियसली इतनी लेंथ एक लेक्चर की ही होती है, तो जल्दबाजी वाला कोई सीन नहीं है। फ्री नहीं है अभी तो वीडियो को स्किप कर दें, सेव कर लें अपने पास। आराम से जब फ्री हों तब बैठकर देखिएगा इसे। और अगर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए ये लेक्चर ले रहे हैं तो साथ साथ अपने नोट्स लाजमी बनाएं। अपने लफ्ज़ों में इम्पोर्टेंट चीज़ों को लिख लें अपने पास, ताकि ये इतना लेंथी वीडियो आपको दोबारा ना देखना पड़े। एक मूवी भी एक दफ़ा देख लेने के बाद दोबारा देखना बोरिंग हो जाता है, तो ये तो फिर एक लेक्चर है। हाँ, एक दफ़ा कंप्लीट हिस्ट्री जान लेने के बाद, वीडियो को पूरा देख लेने के बाद, आप फ्यूचर में इस वीडियो में से इंग्लिश की हिस्ट्री का कोई स्पेसिफिक पीरियड दोबारा देखना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में स्टेप बाय स्टेप हमने इस वीडियो के कितने मिनट से लेकर कितने मिनट तक उस खास पीरियड को डिस्कस किया है, वो डिटेल्स भी ऐड कर दी हैं डिस्क्रिप्शन में, ताकि अगर आपको फ्यूचर में हिस्ट्री का कोई स्पेसिफिक पीरियड दोबारा रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ती भी है तो आपको वीडियो बार बार रिवाइंड ना करना पड़े। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर उस खास पीरियड का टाइम स्लॉट आप देख सकते हैं। उस पर क्लिक करेंगे, वीडियो वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री को बिल्कुल शुरू से शुरू करने के लिए हमें जाना पड़ेगा तकरीबन 2000 साल पीछे। जो ओल्डेस्ट नोन हिस्ट्री हमारे पास मौजूद है उस एरा को हम ओल्ड इंग्लिश मतलब पुरानी इंग्लिश वाला पीरियड बोलते हैं, जिसको एंग्लो सैक्सन एज भी बोला जाता है। साल 450 से लेकर साल 1066 तक के ये जो तकरीबन 600 साल हैं, ये हमारे पास ओल्ड इंग्लिश पीरियड की एंग्लो सैक्सन एज है। अब इसको एंग्लो सैक्सन क्यों बोला जाता है ये भी समझ लें। जब रोमन एम्पायर यूरोप के अंदर अपनी ताकत खो बैठा तब इंग्लैंड के अंदर अलग अलग कबीले, ट्राइब्स आना शुरू हुए। इनमें सबसे अहम दो ट्राइब्स थे, एंग्लस जो जर्मनी के एंग्लन रीजन से आए थे, और सैक्सन्स जो जर्मनी और डेनमार्क के इलाकों से आए थे। ये ट्राइब्स इंग्लैंड में सेटल होना शुरू हुए और उनके साथ साथ उनकी बोली, उनकी रवायात, ट्रेडिशंस और उनकी कहानियाँ भी इंग्लैंड में सेटल होना शुरू हुई। इसीलिए इस एज को इन दोनों ट्राइब्स की वजह से एंग्लो सैक्सन एज बोला जाता है। उस वक्त जो ज़ुबान बोली जाती थी उसको हम ओल्ड इंग्लिश बोलते हैं। जो इंग्लिश हम आज पढ़ते हैं या बोलते हैं, जिसको हम मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं, ये उस ओल्ड इंग्लिश से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ओल्ड इंग्लिश इतनी मुश्किल इसलिए है क्योंकि उस वक्त इस पे जर्मैनिक इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। अगर आज आपको इस ओल्ड इंग्लिश का कोई टेक्स्ट दिया जाए तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी उसको पढ़ने में या समझने में। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज की इंग्लिश में हम लिखते हैं द मैन इज़ स्ट्रॉन्ग। इसी को ओल्ड इंग्लिश में इस तरह से लिखा जाता था और पढ़ने में हमें ये सी मान इज़ स्ट्रैंग जैसा लग रहा है। अब ये शायद थोड़ी आसान एग्जाम्पल थी। एक और एग्जाम्पल देखें। मॉडर्न इंग्लिश में अगर लिखा जाए आवर फादर इन हेवन, तो ओल्ड इंग्लिश में यही लाइन आपको कुछ इस तरह से लिखी मिलेगी। मतलब प्रोनाउंसिएशंस की भी समझ नहीं आएगी हमें कि किस वर्ड को किस तरह से पढ़ना है। अब लिखने की बात हो ही रही है तो ये भी जान लें कि उस वक्त में ज़्यादातर जो लिटरेचर था वो ओरल ट्रेडिशन में था। मतलब ऐसे तैयार किया जाता था जो बोला जा सके। प्रिंटिंग प्रेस तो हम जानते हैं बहुत देर बाद आई थी, 15th सेंचुरी में जाके कहीं पे। आगे बताऊंगा आपको। तो एंग्लो सैक्सन एज में कहानियाँ और पोइम्स ओरल ट्रेडिशन में चलती थी, यानी लोग याद करके सुनाते थे। पोइट्स और बार्ड्स अपने गांव, हॉल्स और गैदरिंग्स में हीरोइक कहानियाँ सुनाते थे। ये भी चीज़ नोट कर लें कि इस एज में ज़्यादातर काम हीरोइक चीज़ों पर होता था। एंग्लो सैक्सन लोग अपनी ब्रेवरी, लॉयल्टी और ऑनर को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते थे अपने काम में। अब बात करते हैं ओल्ड इंग्लिश के सबसे फेमस वर्क की, बियोवुल्फ।
ये एक एपिक पोइम है जिसको साल 700 से 1000 के दरमियान कहीं लिखा गया था। एग्जैक्ट डेट और ऑथर अननोन है, लेकिन ये एक एंग्लो सैक्सन पोइट ने लिखी है। एपिक पोइम का मतलब होता है एक लंबी नरेटिव पोइम जिसमें किसी हीरो की कहानी और उसके एडवेंचर्स बताए जाते हैं। ये पोइम लिखने का मकसद था अपनी कौम के हीरोज़ की ब्रेवरी को ज़िंदा रखना और उनके ट्रेडिशंस को याद रखना। इस स्टोरी में बियोवुल्फ एक हीरो था जो डेनमार्क जाता है एक मॉन्स्टर ग्रैंडियल को मारने के लिए। ग्रैंडियल एक दरिंदा था जो रात को लोगों को खा जाता था। बियोवुल्फ उससे लड़ता है, उसकी माँ को भी मार देता है और अपने मुल्क वापस आकर किंग बन जाता है। अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में वो एक ड्रैगन से लड़ता है और अपनी कौम को बचाते बचाते शहीद हो जाता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एंग्लो सैक्सन लोगों की ब्रेवरी और उनके ट्रेडिशन को रिफ्लेक्ट करती है कि उनके लिए उनका ऑनर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अब ओल्ड इंग्लिश पीरियड की सबसे इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ में एक हैं किंग एल्फ्रेड द ग्रेट। ये साल 849 में पैदा हुए और 899 में इनकी डेथ हुई। ये एक एंग्लो सैक्सन किंग थे जो सिर्फ जंगों में ही नहीं बल्कि एजुकेशन और कल्चर में भी बहुत फेमस थे। इस किंग ने लैटिन बुक्स को तब बोली जाने वाली ओल्ड इंग्लिश में ट्रांसलेट भी करवाया था ताकि आम लोग नॉलेज हासिल कर सकें। एल्फ्रेड ने एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल भी स्टार्ट करवाई थी। ये एक तरह का हिस्ट्री रिकॉर्ड है जिसको इंग्लैंड की सबसे पहली हिस्ट्री के तौर पर भी देखा जाता है। इन्हीं वजहों से एल्फ्रेड को इंग्लैंड का पहला स्कॉलर किंग भी बोला जाता है। अब ओल्ड इंग्लिश पीरियड के कुछ खास फीचर्स भी देख लें। सबसे पहले इसमें एलिट्रेशन बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती थी। एलिट्रेशन मतलब एक ही साउंड को बार बार रिपीट करना। फॉर एग्जाम्पल, सेले सेल्स सी शेल्स, यहाँ पर एस साउंड रिपीट हो रहा है, इसको एलिट्रेशन बोलते हैं। बियोवुल्फ और दूसरी एंग्लो सैक्सन पोइट्री में ये बहुत कॉमनली यूज़ होता था। इसके बाद हेरोइक थीम्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पोइम्स ज़्यादातर हीरोज़ और वॉरियर्स के बारे में लिखी जाती थी। फिर एलिजिक टून बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी। एलिजी का मतलब होता है दर्द भरी याद या मॉर्निंग पोइट्री, मतलब किसी चीज़ का मौन करना, दुख करना। कुछ पोइम्स जैसे कि वॉन्डरर और सीफेरर जिंदगी के गम और लोनलीनेस को रिफ्लेक्ट करती हैं। तो इन शॉर्ट ये कि इस पीरियड में इंग्लिश लैंग्वेज एक बच्चे की तरह अपनी माँ की गोद में थी। ये एज मॉन्स्टर्स और हीरोज़ की कहानियों से भरा हुआ है। वॉरियर्स की ब्रेवरी, किंग्स की हिकमत और पोइट्स की आवाज़ ने इस एज को ज़िंदा रखा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसी दौर ने इंग्लिश लिटरेचर की बुनियाद रखी, बेस बनाई, जिस पर आज हमारी पूरी लिटरेरी ट्रेडिशन खड़ी है। अब एंग्लो सैक्सन ओल्ड इंग्लिश पीरियड से आगे मूव करेंगे। ओल्ड इंग्लिश के बाद स्टार्ट होता है हमारे पास मिडल इंग्लिश पीरियड, साल 1066 से लेकर 1500 तक का पीरियड, या फिर साल 1470 तक का भी पीरियड बोल सकते हैं इसे, क्योंकि फिर इस साल के बाद अर्ली मॉडर्न इंग्लिश पीरियड स्टार्ट हो गया था। मतलब इससे अगला पीरियड स्टार्ट हो गया था जिसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन रफली इस मिडल इंग्लिश पीरियड को साल 1500 तक का पीरियड बोला जाता है। अच्छा, अब इस मिडल इंग्लिश पीरियड के जो तकरीबन 500 साल हैं इनको कुछ डिवीजन्स में देखा जाता है। साल 1066 से 1340 तक इसको एंग्लो नॉर्मन पीरियड बोला जाता है जिसमें फ्रेंच डोमिनेंट थे। अभी सारा हिस्टोरिकल बैकड्रॉप बताऊंगा आपको, तो परेशान नहीं होना। फिर साल 1340 से साल 1400 तक को भी एक डिवीजन दी जाती है एज ऑफ चौसर के नाम से। जोफ्री चौसर, जिनका प्रोलॉग टू कॉन्टरबरी टेल्स बहुत फेमस वर्क है, ऑलरेडी हम एक डिटेल्ड वीडियो भी बना चुके हैं उस पर। और फिर साल 1400 के बाद तकरीबन 1500 तक का जो डिवीजन है जहाँ पर ये मिडिल इंग्लिश पीरियड ख़त्म हो जाता है, इसको इंग्लिश लिटरेचर की बैरन एज भी बोला जाता है। बैरन मतलब बंजर एज। साल 1400 में चौसर की डेथ हुई और चौसर के बाद तकरीबन साल 1500 तक कोई बड़ी आउटपुट इंग्लिश लिटरेचर में नहीं मिली, तो इसलिए इसको बैरन एज बोला जाता है। तो ये तीन डिवीजन्स हम कह सकते हैं इस मिडल इंग्लिश पीरियड के तकरीबन 500 सालों को कवर करती हैं। अब हिस्टोरिकल बैकड्रॉप समझ लें। साल 1066 जहाँ से ये पीरियड स्टार्ट होता है उसमें नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ। विलियम द कंकरर ने बैटल ऑफ हेस्टिंग में इंग्लैंड के किंग हैरोल्ड को हरा दिया और इंग्लैंड पर रूल स्टार्ट किया। अब इससे इंग्लिश में ऑलरेडी मौजूद एंग्लो सैक्सन इलीट का स्टेटस ख़त्म हुआ और फिर नॉर्मन मतलब फ्रेंच कल्चर, फ्रेंच लॉ और फ्रेंच लैंग्वेज का डोमिनेशन स्टार्ट हुआ। नॉर्मन रूल ने
एंग्लो नॉर्मन फ्रेंच को कोर्ट की लैंग्वेज बना दिया, लैटिन एज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और क्लर्जी की ज़ुबान रही, और इंग्लिश एक आम लोगों की बोली के तौर पर ही रह गई बस। मतलब ये तीन ज़ुबानें इस वक्त पैरेलल चल रही थी। फिर साल 1215 में मैग्ना कार्टा, जिसमें किंग जॉन को फोर्स किया गया कि मोनार्की की पावर को लिमिट करे, जिससे फिर पार्लियामेंट की बेस बनाई गई। अब इसके बाद मिडिल इंग्लिश पीरियड में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जिसने इंग्लिश की प्रेस्टीज को वापस बहाल किया, द 100 ईयर्स वॉर, जो तकरीबन 1337 से 1453 तक चली। ये इंग्लैंड और फ्रेंच के बीच में एक लंबी जंग थी, जिससे नेशनल आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद मिली और इंग्लिश लैंग्वेज को भी फिर से वैल्यू मिली और लिटरेचर में वापस प्रोमिनेंस मिली। साल 1348 से 1349 तक का जो एक साल था, वो ब्लैक डेथ की वबा का साल था। इसको भी याद रखें, इस वबा ने इंग्लैंड की तीसरी आबादी को तकरीबन मार दिया था, जिससे नॉर्मन फ्यूडल सिस्टम कमज़ोर हुआ और कॉमन लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली आई। इससे लिटरेचर में बहुत ज़्यादा वर्नाकुलर इंग्लिश रिफ्लेक्ट होना शुरू हुई। वर्नाकुलर मतलब वो बोली जो उस वक्त आम लोग बोलते थे, इंग्लिश। वरना ऑफिशियल लैंग्वेज तो हम जानते हैं लैटिन और फ्रेंच को बना दिया गया था। अब फॉर एग्जांपल चौसर ने भी अपना जो प्रोलॉग टू कॉन्टरबरी टेल्स है वो वर्नाकुलर इंग्लिश में लिखा था, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का टाइटल भी दिया जाता है। अब इस मिडिल इंग्लिश पीरियड में इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या चेंजेस आए वो जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मन रूल ने जब एंग्लो नॉर्मन फ्रेंच और लैटिन को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, तो उस वक्त के साथ साथ सबसे पहले जो ट्रांजिशन आई लैंग्वेज में वो थी ग्रामर सिंप्लीफिकेशन। ग्रामर सिंप्लीफाई हुई मतलब सीधी हो गई। पहले जो कॉम्प्लेक्स रूल्स थे वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गए। फिर जेंडर्स कम हुए। ओल्ड इंग्लिश के पीरियड में हर चीज़ मतलब इंसान, जानवर वगैरह का अलग अलग जेंडर बोला जाता था, जैसे मस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर। तो इस मिडिल इंग्लिश पीरियड में ये जेंडर सिस्टम टूट गया था। फिर आर्टिकल्स और प्लूरल्स मॉडर्न फॉर्म में आए। आर्टिकल्स मतलब ए, एन, दी। जैसे अ मैन, इसमें यूज़ किया जाने वाला ए उस मैन का आर्टिकल है। एन आर्टिस्ट में एन को आर्टिकल बोला जाएगा। और फिर किसी चीज़ का प्लूरल बनाने का तरीका वैसा बन गया जैसा आज है। मतलब किसी चीज़ के आगे एस या ई एस लगा देना उसकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए। जैसे लाइक सिंगल लाइक है और लाइक्स प्लूरल है। तो अब इसी बहाने वीडियो को लाइक भी कर देना। कर दिया करो यार, ज़रा हौसला मिल जाता है, खून ज़्यादा हो जाता है मेरा इस तरह की वीडियोस मज़ीद बनाने के लिए। अच्छा, फिर इस पीरियड में इंग्लिश के डायलैक्ट्स बहुत ज़्यादा मौजूद थे। डायलैक्ट्स मतलब मुख्तलिफ इलाकाई ज़ुबानें। इंग्लैंड में उस टाइम एक ही इंग्लिश नहीं थी सभी आम लोगों के पास। अलग अलग रीजनल इंग्लिश स्टाइल्स बोले जाते थे। जैसे नॉर्दर्न इंग्लैंड की बोली, ईस्ट मिडलैंड मतलब लंदन और आसपास की बोली, वेस्ट मिडलैंड मतलब वेस्ट साइड की बोली, और फिर सौदर्न मतलब साउथ की बोली। फिर वक्त के गुजरते इवेंचुअली इन सभी डायलैक्ट्स में से ईस्ट मिडलैंड मतलब लंदन वाला डायलैक्ट चूज हुआ स्टैंडर्ड इंग्लिश के लिए, और ये आज तक इंग्लिश की बेस है। फिर साल 1350 से तकरीबन 1500 तक एलिट्रेटिव रिवाइवल भी आया। एलिट्रेशन का मतलब पहले भी ओल्ड इंग्लिश पीरियड में आपको बता चुका हूँ, किसी एक ही साउंड को बार बार रिपीट करना। जैसे पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। कुछ समझ आई? तो ओल्ड इंग्लिश की पुरानी स्टाइल वाली पोइट्री दोबारा पॉपुलर होना शुरू हुई इस दौर में। जैसे पोइम्स पेयर्स प्लोमैन विलियम लैंगलैंड ने लिखी 1370 में। और इसी की एक एग्जांपल एक पोइम है सर ग्वेन एंड द ग्रीन नाइट, जिसको एक अननोन पोइट ने लिखा था तकरीबन साल 1375 से 1400 के दरमियान। काफ़ी स्कॉलर्स इस अननोन ऑथर को द ग्वेन पोइट के नाम से बुलाते हैं। फिर एक और चीज़ याद रख लें, ये एडिशनल है। तकरीबन साल 1400 से 1600 तक के 200 सालों में ग्रेट वोवल शिफ्ट भी आया था। ये प्रोनाउंसिएशन में बहुत बड़ा चेंज था। लॉन्ग वोवल्स मतलब लंबी आवाज़ों वाले लेटर्स जैसे ए ई आई ओ यू का साउंड बदल गया। इसी चेंज की वजह से हमें आज की इंग्लिश में भी काफ़ी जगहों पर स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन मिसमैच्ड लगती है। जैसे बाइट पहले बीट की तरह बोला जाता था, मीट पहले मेट जैसा लगता था। अब ज़ाहिर है इंग्लिश आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रही थी। ओल्ड इंग्लिश बहुत मुश्किल थी। ये इतने सैकड़ों सालों में
हर पीरियड में इंग्लिश में कोई ना कोई छोटे मोटे चेंजेस आए और वो चेंजेस आते आते आज हम जो इंग्लिश बोलते हैं उस फॉर्म में इंग्लिश पहुंची। ये एकदम से ऑब्वियसली चीज़ें चेंज नहीं होती, तो हम हिस्ट्री में वक्त के साथ साथ किस पीरियड में किस तरह के चेंजेस आए थे, वो चाहे प्रोनाउंसिएशन में थे, चाहे स्पेलिंग्स में थे, वट उनको भी हम साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपको पता हो कि ओवर द पीरियड्स इंग्लिश कैसे डेवलप या इवोल्व होती हुई आ रही है। अब इस मिडिल इंग्लिश पीरियड के तकरीबन 500 सालों में जो कुछ खास प्रोमिनेंट नाम और उनके काम हमें मिलते हैं उनको भी देख लें। जैसे 12th सेंचुरी का वर्क ओर्मुलुम, ये एक रिलीजियस टेक्स्ट है। इसका नाम ओर्मुलुम इसलिए है क्योंकि इसको एक ओम नाम के प्रीस्ट ने लिखा था, और फिर आगे ULUM एक लैटिन स्टाइल की एंडिंग है। ये बाइबल के गॉस्पेल्स का वर्स ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन है। मतलब ओम ने बाइबल के कुछ हिस्सों को पोइट्री की फॉर्म में, रिदमिक फॉर्म में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया ताकि आम लोग भी उसको समझ सकें। फिर लायामन्स ब्रूट, ये एक हिस्ट्री क्रॉनिकल है जिसको लायामन नाम के ऑथर ने सन 1200 के आसपास लिखा था। इसकी बेस एक पुराना फ्रेंच वर्क था, रोमन डी ब्रूट बाय वेस के नाम से। अब ब्रूट बाय लायामन बेसिकली ब्रिटेन की लेजेंडरी हिस्ट्री बताता है, स्पेशली किंग ऑर्थर और उसके नाइट्स की कहानियाँ। किंग ऑर्थर ये वही किंग है जिससे हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड में इंट्रोड्यूस हुए थे। अच्छा, अब इसके बाद कुछ की राइटर्स और उनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स आ जाते हैं हमारे पास, जैसे जॉन वाइक्लिफ, जिन्होंने बाइबल ट्रांसलेट करके इंग्लिश प्रोज को एकदम न्यू डायरेक्शन दी थी। फिर जॉफ्री चौसर, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इनकी द काउंटरबरी टेल्स, जो हालांकि अभी इनका इनकम्प्लीट वर्क है, साल 1400 में उनकी डेथ हो गई थी जब वो स्टिल इस पर काम कर रहे थे। फिर विलियम लैंगलैंड, इनकी एलिगोरिकल पोइम पियर्स प्लोमैन। एलिगोरिकल मतलब ऐसी पोइम जो अंदर ही अंदर कोई सिंबॉलिक मीनिंग्स रखती हो। ये मिडिल इंग्लिश की मोस्ट इंपॉर्टेंट और फेमस पोइम्स में से एक है। फिर आ जाते हैं हमारे पास जॉन गोवर, जो अपनी पोइम मिरर डी अयूम, द मिरर ऑफ मैनकाइंड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसके लिए भी फेमस हैं। फिर वोक्स कैलामेंटिस, जिसका इंग्लिश में नाम द वॉइस ऑफ वन क्राइंग आउट है। और फिर कॉन्फेसो ओमेंटिस जैसे वर्क्स। कॉन्फेसो ओमेंटिस को इंग्लिश में द लवर्स कन्फेशन बोला जाता है। गोवर को ट्राइलिंगुअल पोइट कहा जाता था क्योंकि वो फ्रेंच, लैटिन और इंग्लिश तीनों में इक्वली मेजर वर्क्स लिखते थे। इनके जो कुछ फेमस वर्क्स हमने देखे हैं, इनके टाइटल्स से आपको आइडिया हो रहा होगा। अब ये प्रूफ है कि मिडिल इंग्लिश पीरियड में इंग्लिश फिर से स्लोली एक लिटरेरी लैंग्वेज बन रही थी, लेकिन फ्रेंच और लैटिन अभी भी जिंदा और पावरफुल थी। अब आगे आ जाते हैं हमारे पास द ग्वेन पोइट, जिनको द पर्ल पोइट भी बोला जाता है। ये लेट 14th सेंचुरी के अननोन ऑथर हैं जिनको स्कॉलर्स ने इनके काम के नाम से ही एसोसिएट किया है। इनकी फेमस पोइट्री में नंबर 1 सर ग्वेन एंड द ग्रीन नाइट आ जाती है, पर्ल आ जाती है, और फिर पेशेंस जैसी पोइम्स शामिल हैं। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास सर थॉमस मैलोरे। ये भी एक प्रोमिनेंट नेम है। अपनी लाइफ के आखिर में लिखे अपने काम द मोट द ऑथर, जिसका इंग्लिश मतलब है द डेथ ऑफ ऑर्थर। ये मैलोरे का मास्टरपीस है जिसको 1485 में विलियम कैक्सटन ने प्रिंट किया था। विलियम कैक्सटन वही हैं जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस करवाया था इंग्लैंड में 15th सेंचुरी में। ओल्ड इंग्लिश पीरियड में मैंने आपको बताया था ना कि 15वीं सदी के आसपास जाके वो प्रिंटिंग प्रेस लॉन्च हुआ था, तो विलियम कैक्सटन ने इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस करवाया था। अब इंट्रोड्यूस होने के बाद क्या कुछ हुआ था, किस तरह के चेंजेस आए थे, अभी सब कुछ आगे हम पढ़ने वाले हैं, सो डोंट वरी। अब आगे रिलीजियस वर्क्स में भी कुछ नाम आ जाते हैं हमारे पास, जैसे जूलियन ऑफ नॉर्विच। ये एक इंग्लिश क्रिश्चियन मिस्टिक थी जो इंग्लैंड के सिटी नॉर्विच में रहती थी। इनका असल नाम अननोन है। जूलियन दरअसल उस चर्च का नाम है जहां उन्होंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा गुजारा था। इनका फेमस वर्क है इनकी बुक रेवलेशंस ऑफ डिवाइन लव। ये माना जाता है कि इंग्लिश लिटरेचर की सबसे पहली ऐसी बुक थी जो किसी औरत ने लिखी थी। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास रिचर्ड रोल। ये भी एक रिलीजियस राइटर थे। इनके फेमस वर्क्स में इंसीडियम अमोरिस, द फायर ऑफ लव और द फॉर्म ऑफ लिविंग जैसे काम शामिल हैं। इन्होंने एंग्लो सैक्सन और लैटिन रिलीजियस ट्रेडिशंस को मिडिल इंग्लिश के साथ कनेक्ट किया। तो दोस्तों, मिडिल इंग्लिश के इस पूरे पीरियड को हम बोल सकते हैं इंग्लिश का नर्सरी, मतलब ओल्ड इंग्लिश पीरियड के बाद स्कूल पीरियड, जहां सब कुछ तकरीबन अलग था।
नए राजा, नए कल्चर्स, नई ज़ुबानें, लैटिन, फ्रेंच, इंग्लिश। फिर जंगों ने और वबा ने कल्चर को हिलाया, लेकिन फिर चौसर और वैक्लिफ जैसे राइटर्स ने फिर से इंग्लिश को इज्जत दिलवाना शुरू की। और फिर इस पीरियड के तकरीबन एंड पे प्रिंटिंग प्रेस के आने से इसको एक नया स्टैंडर्ड भी मिल गया। अब इस मिडल इंग्लिश पीरियड के बाद आ जाती है हमारे पास रुनेसेंस एज, या इसको अर्ली मॉडर्न इंग्लिश पीरियड भी बोला जा सकता है, जो साल 1500 से 1660 तक चला। दरअसल साल 1500 से पहले ही साल 1470 के बाद के पीरियड को भी इसी अर्ली मॉडर्न इंग्लिश पीरियड में शामिल किया जा सकता है। स्पेशली साल 1476 में जब विलियम कैक्सटन ने इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस करवाया। रिनेसेंस एज इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। इसको रिनेसेंस इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस वक्त यूरोप में एक बड़ी रिनेसेंस मूवमेंट शुरू हुई थी। रिनेसेंस मतलब रीबर्थ, किसी चीज़ का दोबारा पैदा होना। तो इस रिनेसेंस मूवमेंट का मकसद था पुराने ग्रीक और रोमन इल्म जैसे कि फ़िलोसफी, आर्ट और लिटरेचर को दोबारा ज़िंदा करना। क्योंकि इससे पिछले मिडिल इंग्लिश पीरियड के जो आखिरी तकरीबन 100 साल थे, हम जानते हैं वो बैरन एज के थे, जिसमें कोई खास प्रोडक्टिविटी नहीं हुई थी। तो एक तरह से बैरन का मतलब किसी चीज़ का मर जाना, ख़त्म हो जाना। तो उस एज के बाद इस सेंस में भी इस पीरियड को रीबर्थ मतलब दोबारा पैदा होने वाला रिनेसेंस पीरियड बोला जाता है। अब हिस्टोरिकल बैकड्रॉप थोड़ा सा समझ लें। इंग्लिश लैंग्वेज में जो चेंजेस आए इस एज के दौरान, उसकी सबसे बड़ी वजहों में नंबर 1 पे थी विलियम कैक्सटन का इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस करवाना। इससे पहले किताबें हैंड रिटन होती थी, इसलिए बहुत लिमिटेड होती थी। अब बुक्स ज़्यादा कॉपीज़ में छपने लगी, जिसकी वजह से नॉलेज आम लोगों तक ईजीली पहुंचने लगा। और इसी वजह से अब इंग्लिश को एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी मिलना शुरू हुआ। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब इंग्लिश में स्टेबिलिटी आना शुरू हुई। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने एक ही तरह की इंग्लिश को पढ़ना लिखना शुरू किया। फिर दूसरी बड़ी वजह रिनेसेंस और ह्यूमनिज्म जैसी मूवमेंट्स। रिनेसेंस मूवमेंट में लोग रिलीजन के अलावा अब साइंस, आर्ट और हिस्ट्री और फिलोसफी में भी इंटरेस्ट लेने लगे। ह्यूमनिज्म मूवमेंट में इंसान की वैल्यू और पोटेंशियल को हाईलाइट किया गया। फिर साल 1517 से आगे होने वाले रिफॉर्मेशंस में मार्टिन लूथर के प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन ने यूरोप में क्रिश्चियनिटी को डीपली इम्पैक्ट किया। इंग्लैंड में किंग हेनरी 8 का अपना सेपरेट चर्च ऑफ इंग्लैंड बनाना, जो कि रोमन कैथोलिक चर्च की अथॉरिटी से बिल्कुल अलहदा था। अब इसकी वजह से रिलीजन और पॉलिटिक्स दोनों में चेंजेस भी आए। अब लैंग्वेज में जो चेंजेस आए, उनमें से एक तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, द ग्रेट वोवल शिफ्ट के बारे में, जो 1400 से 1600 के दरमियान आया था। जो एग्जांपल्स भी मैंने आपको दी थी, जैसे बाइट पहले बीट जैसा लगता था, मीट मेट जैसा लगता था। फिर ग्रामर में सिंप्लीफिकेशंस आई, जैसे वो ओल्ड जेंडर सिस्टम, हर चीज़ के लिए उसका अलहदा जेंडर, वो सब बिल्कुल ख़त्म हो गया। न्यू वोकेबुलरी भी इंट्रोड्यूस हुई। लैटिन और ग्रीक से नए वर्ड्स आए, क्योंकि साइंस, फिलोसफी और आर्ट के नए कॉन्सेप्ट्स चाहिए थे। फॉर एग्जांपल इंसाइक्लोपीडिया, फिलोसफी, डेमोक्रेसी, इंसाइक्लोपैडिक वगैरह जैसे वर्ड्स। अब इससे आगे बात करते हैं रिनेसेंस पीरियड के कुछ फेमस वर्क्स और उनके राइटर्स की। अर्ली रिनेसेंस की बात करें तो सर थॉमस मोर, उनकी फेमस बुक यूटोपिया, ये एक आइडियल सोसाइटी की कहानी है जहाँ पे प्रॉपर जस्टिस और इक्वालिटी होती है। इस वर्क ने पॉलिटिक्स और फिलोसफी दोनों पे बहुत असर डाला। फिर सर थॉमस वॉट और हेनरी होवर्ड जैसे पोइट्स, इन दोनों ने इंग्लिश सोनेट को इंट्रोड्यूस किया, जो इंस्पायर्ड था इटालियन पोइट पेट्रार्क से। सोनेट एक ऐसी शॉर्ट पोइम होती है जिसको सिर्फ 14 लाइनों में लिखा जाता है। वॉट पेट्रार्कन सोनेट को इंग्लिश में लाए और सूरे ने इसको मॉडिफाई करके शेक्सपियरन सोनेट का पैटर्न बनाया। शेक्सपियर्स को हम सब जानते हैं, अपने सोनेट्स के लिए बहुत फेमस थे। आगे हम डेफिनेटली अभी उनको डिस्कस करेंगे। अब इस पीरियड में अर्ली रिनेसेंस के बाद एलिजाबेथन एज आ जाती है हमारे पास, साल 1558 से 1603 तक की एज। क्वीन एलिजाबेथ के रेन को गोल्डन एज भी बोला जाता है, क्योंकि लिटरेचर, ड्रामा और पोइट्री अपने पीक पर पहुंच चुके थे। इस दौर में एडमंड स्पेंसर,
उनकी एक एपिक पोइम द फेरी क्वीन भी आई। ये एलिगोरिकल पोइम एलिजाबेथ वन को डेडिकेट की गई थी। फिर ड्रामास के जाइंट्स भी हमें इसी एज में मिलते हैं। क्रिस्टोफर मार्लोव, उनका फेमस ड्रामा डॉक्टर फॉस्टस, एक ऐसे आदमी की कहानी जो अपनी सोल को डेविल को बेच देता है नॉलेज और पावर की लालच में। फिर विलियम शेक्सपियर, सबसे बड़े ड्रामाटिस्ट और पोइट, जिनके फेमस प्लेज में हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर, रोमियो एंड जूलियट वगैरह जैसे काम शामिल हैं। सोनेट्स की बात करें तो इन्होंने तकरीबन 154 सोनेट्स लिखे, जिसमें लव, टाइम और ब्यूटी का जिक्र है। अब रुनेसेंस पीरियड में एलिजाबेथन एज के बाद जैकबियन एज आ जाती है हमारे पास, 1603 से 1625 तक का एरा। जैकबियन एक लैटिन वर्ड है जो जैकबस से निकला है, जिसका मतलब है जेम्स, मतलब किंग जेम्स, जो एलिजाबेथ के बाद थ्रोन पर आया। इन्हीं के रेन में किंग जेम्स बाइबल भी पब्लिश हुई, जो अब तक इंग्लिश लिटरेचर का एक मास्टरपीस माना जाता है। फिर बेन जॉनसन अपने कॉमेडी और स्टैटिकल प्लेस के लिए फेमस, जैसे उनका वर्क वॉलपोन। और फिर शेक्सपियर के लेटर प्लेस भी इसी पीरियड में लिखे गए थे। फिर इसी रिनाइसेंस पीरियड में नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास कैरोलिन एज। कैरोलिन लैटिन वर्ड कैरोलस से निकला है, जिसका मतलब चार्ल्स होता है। ये वो दौर था जब किंग चार्ल्स की हुकूमत थी। इस वक्त में कैवलियर पोइट्स बहुत ज़्यादा उभर के बाहर आए। ये वो शायर थे जो किंग चार्ल्स के बहुत ज़्यादा वफादार और सपोर्टर थे। इस टाइम के फेमस पोइट्स में रॉबर्ट हैरिक, रिचर्ड लवलेस और सर जॉन सकलिंग जैसे नाम शामिल हैं। फिर रिलीजियस, सीरियस और स्पेशली मेटाफिजिकल पोइट्री में जॉन डन एक बहुत बड़ा नाम है, और उनके बाद के राइटर्स भी, जैसे जॉर्ज हर्बर्ट और हेनरी वोगन। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसी टाइम पे पॉलिटिकल हालात भी ख़राब होना शुरू हुए। 1649 जहाँ पे ये कैरोलिन एज एंड होती है, तब सिविल वॉर भी हुई। सिविल वॉर के बाद किंग चार्ल्स को एग्जीक्यूट कर दिया गया, जिसके बाद इंग्लैंड में मोनार्की ख़त्म करके एक नया सिस्टम आया जिसको कॉमनवेल्थ बोला जाता है। और ये कॉमनवेल्थ पीरियड इस पूरे रिनेसेंस एज के एंड तक चला, 1660 तक। कॉमनवेल्थ मतलब अवाम की हुकूमत। ये हुकूमत ओलिवर क्रोमवेल और बाद में उसके बेटे रिचर्ड क्रोमवेल के हाथ में रही। इस टाइम की खास बात ये थी कि थिएटर्स बैन हो गए। प्योरिटन्स के रूल में स्टेज प्लेस और थिएटर को इमोरल समझा जाता था, इसीलिए ड्रामाज अब उस दौर में ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए। फिर प्रोज और पॉलिटिकल राइटिंग्स में सबसे बड़ा नाम हमारे पास जॉन मिल्टन का है, जिन्होंने अपने प्रोज वर्क्स और पम्फलेट्स लिखे जो लिबर्टी, फ्रीडम और पॉलिटिक्स के बारे में थे। फिर इस सब के बाद मिल्टन ने अपना मास्टरपीस पैराडाइज लोस्ट भी लिखा। तो अब आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये पूरा रिनेसेंस का पीरियड इंतहाई इम्पोर्टेंट पीरियड रहा है। इसके इम्पोर्टेंट होने में कुछ बड़ी वजहें जो हमें समझ आई हैं, उनमें सबसे बड़ी वजह हमारे पास है इंग्लिश लैंग्वेज का जो मॉडर्न स्ट्रक्चर है वो इसी पीरियड में डेवलप हुआ था। प्रिंटिंग प्रेस और रिनेसेंस की वजह से जो नॉलेज है वो आम लोगों तक पहुंचना शुरू हुआ। शेक्सपियर, स्पेंसर, मार्लो जैसे राइटर्स ने इंग्लिश लिटरेचर को दुनिया में एक ग्लोबल पोजीशन दी। फिर बाइबल का इंग्लिश ट्रांसलेशन, किंग्स जेम्स की बाइबल, उसने लैंग्वेज और कल्चर दोनों को डीपली इन्फ्लुएंस किया। सिंपल वर्ड्स में कहें तो 1500 से 1660 तक का ये अर्ली मॉडर्न इंग्लिश पीरियड एक रिनेसेंस का ज़माना था। प्रिंटिंग प्रेस ने नॉलेज को आम किया, रिनेसेंस और रिफॉर्मेशन ने लोगों की सोच बदली, और शेक्सपियर, स्पेंसर और मार्लोव जैसे राइटर्स ने लिटरेचर को उस हाइट पे पहुंचाया जहां से मॉडर्न लिटरेचर का सफ़र स्टार्ट होता है। अब इसके बाद इंग्लिश की हिस्ट्री में एक नया दौर, एक नया पीरियड आ जाता है हमारे पास, रिस्टोरेशन एंड नियो क्लासिकल पीरियड, जो साल 1660 से तकरीबन 1785 तक चला। अब इस पीरियड को भी कॉमनली 3 फेजेस में डिवाइड किया जाता है: रिस्टोरेशन, ऑगस्टन एज और फिर एज ऑफ सेंसिबिलिटी। इस पीरियड के नाम में रिस्टोरेशन का मतलब है किसी चीज़ का वापस आना, क्योंकि साल 1660 में जहाँ से ये पीरियड स्टार्ट हो रहा है, किंग चार्ल्स टू ने मोनार्की को वापस इस्टेब्लिश किया, रीस्टोर किया। और फिर नियो क्लासिकल इसलिए बोला गया क्योंकि इस दौर के राइटर्स ने ग्रीक रोमन क्लासिकल मॉडल्स को अडॉप्ट किया
और रीज़न, क्लैरिटी और बैलेंस पर एम्फेसिस किया। साल 1660 में ही चार्ल्स टू ने थिएटर्स को रीओपन करते हुए आर्ट्स को इंकरेज किया, रिलीजियस और कल्चरल रीबर्थ हुआ, और कैथोलिक प्रोटेस्टेंट टेंशन्स के कॉन्फ्लिक्ट्स भी 1688 तक किसी हद तक प्ले आउट हुए। अब इस दौर के फेमस राइटर्स में शामिल हैं जॉन ड्रेडन, इंग्लैंड का पहला पोइट लॉरिएट। इनके वर्क्स में हिस्टोरिकल पोइम्स, हीरोइक ड्रामास और लिटरेरी क्रिटिसिज्म शामिल है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास रॉजर बॉयल, फर्स्ट अर्ल ऑफ ओरेरे, जिनका प्ले द ब्लैक प्रिंस एक रिस्टोरेशन हीरोइक ट्रेजिडी है। फिर इससे आगे आ जाते हैं हमारे पास जॉन बनियन, उनका फेमस वर्क द पिलग्रम्स प्रोग्रेस, ये एक क्रिश्चियन एलिगोरी है। फिर जॉन विलमोट, सेकंड अर्ल ऑफ रोचेस्टर, जो जाने जाते हैं अपनी विटी पोइट्री की वजह से, जो रिस्टोरेशन की मोरल लूजनेस को रिफ्लेक्ट करती थी। फिर नेक्स्ट आ जाती हैं हमारे पास एफ्रा बैन, वन ऑफ द फर्स्ट प्रोफेशनल फीमेल प्ले राइट्स। इनकी कॉमेडीज़ जैसे कि द रोवर इनका फेमस वर्क है। तो अब रिस्टोरेशन से आगे ऑगस्टन फेज़ भी आ जाता है हमारे पास। इस फेज़ को ऑगस्टन इसलिए बोला गया है क्योंकि इसको कंपेयर किया गया है एक रोमन एम्परर ऑगस्टस के दौर के साथ, जब रोम में लिटरेचर, आर्ट और पॉलिटिक्स की गोल्डन एज थी। उसी के साथ कंपेयर करते हुए इंग्लिश के इस फेज़ को ऑगस्टन फेज़ बोलते हैं। अब इस फेज़ में राइटर्स ने रीज़न, ऑर्डर, बैलेंस और क्लासिकल मॉडल्स को फॉलो किया। सेटायर और मॉक एपिक पोइम्स बहुत फेमस हुई इस दौर में। इस फेज़ के इम्पोर्टेंट राइटर्स की बात करें तो सबसे पहले अलेक्जेंडर पोप, जिनके फेमस वर्क्स में द रेप ऑफ द लॉक और एसे ऑन क्रिटिसिज्म शामिल हैं। फिर जोनाथन स्विफ्ट आ जाते हैं हमारे पास अपनी गुलिवर ट्रेवल्स के लिए फेमस, और साथ ही साथ आ मोडेस्ट प्रपोजल्स जैसे काम भी इनके बहुत फेमस हैं। और फिर नेक्स्ट जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टील जैसे पोइट्स भी इसी फेज़ का हिस्सा माने जाते हैं। अब ऑगस्टन फेज़ के बाद नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास एज ऑफ सेंसिबिलिटी, जो इस पूरे नियो क्लासिकल पीरियड के एंड तक चलती है, 1785 तक। अब इस एज में रीज़न थोड़ा कम और इमोशन ज़्यादा प्रोमिनेंट हुआ। सेंसिबिलिटी का मतलब है फीलिंग्स, इमोशंस, इमेजिनेशंस। ये आगे आने वाले रोमांटिक पीरियड का एक तरह से ब्रिज था, जिस पीरियड को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब इस एज के इम्पोर्टेंट राइटर्स में शामिल है सैमुअल जॉनसन, जिनका फेमस वर्क आ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और द लाइव्स ऑफ द पोइट्स हैं। फिर थॉमस गैरे, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड के लिए फेमस। फिर जेम्स थॉमसन की पोइम द सीजन्स, और आगे फिर प्री रोमांटिक पोइट्स लाइक विलियम कोलिंस और ओलिवर गोल्डस्मिथ भी इसी दौर के माने जाते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा ये रिस्टोरेशन और नियो क्लासिकल पीरियड एंड होता है, और शुरुआत होती है लिटरेचर की हिस्ट्री में एक नए पीरियड की, जो ओवरऑल देखा जाए तो बाकी पीरियड से थोड़ा छोटा पीरियड है, रोमांटिक पीरियड या रोमांटिक एज। ये 1785 से स्टार्ट हुआ है और तकरीबन 1837 तक चलता है। ये पीरियड लास्ट पीरियड की एज ऑफ सेंसिबिलिटी के फ़ौरन बाद स्टार्ट हो जाता है 1785 से। तो इस रोमांटिक एज ने भी इमोशन, इमेजिनेशन और इंडिविजुअलिटी को सेलिब्रेट किया। इस पीरियड में जो इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए उनमें नंबर 1 पर आ जाता है हमारे पास फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, जिसने पूरे यूरोप की पॉलिटिक्स और सोच को बदल के रख दिया। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के स्लोगन्स ने इंग्लिश राइटर्स को डीपली इंस्पायर किया। और फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 18वीं और 19वीं सदी के दरमियान होने वाला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। मशीन्स और फैक्ट्रीज ने सोसाइटी को चेंज किया, नेचर डिस्ट्रॉय होना शुरू हुई, और राइटर्स ने इस डिस्ट्रक्शन के अगेंस्ट अपनी पोइट्री में नेचर को आइडियलाइज किया। अब इस पीरियड में लिटरेचर में क्या और किस तरह के चेंजेस आए? सबसे पहले तो नियो क्लासिक एज का जो रैशनलिज्म था उसके अगेंस्ट लिखा गया। रोमांटिक्स ने कहा कि इंसान सिर्फ रीज़न से नहीं बल्कि इमोशंस और इमेजिनेशन से भी समझा जाता है। फिर नेचर एज अ रिफ्यूज, मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की पोल्यूशन और मटेरियलिज्म के अगेंस्ट रोमांटिक्स ने नेचर को प्योर और स्पिरिचुअल माना। फिर इंडिविजुअलिज्म, हर पोइट ने अपनी यूनिक वॉइस डेवलप की, किसी कहानी का हीरो
अब एक ऑर्डिनरी मैन मतलब आम आदमी भी हो सकता था। ज़रूरी नहीं है कि अब वो कोई बादशाह या प्रिंस ही हो। कहानियाँ आम आदमियों को भी अब हीरो बना के लिखी जाना शुरू हो गई। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फ्रीडम एंड रेवोल्यूशन। पॉलिटिकल रेवोल्यूशंस ने दिखाया कि ओल्ड सिस्टम्स ब्रेक हो सकते हैं, तो पोइट्स ने भी लिटरेचर में नए एक्सपेरिमेंट्स स्टार्ट किए। रोमांटिक्स ने अपनी पोइट्री को आम आदमी के लिए लिखा। विलियम वर्ड्सवर्थ जैसे पोइट ने कहा कि पोइट्री द लैंग्वेज रियली यूज्ड बाय मेन होनी चाहिए। मतलब वो लैंग्वेज होनी चाहिए जो वाकई में आम आदमी बोलता है, उसी में पोइट्री लिखी जाए। तो इसी वजह से पोइट्री ज़्यादा पर्सनल और इमोशनल हो गई। एक तरफ वर्ड्सवर्थ जैसे पोइट ने नेचर को आइडियलाइज किया, दूसरी तरफ एस.टी. कोलरिज जैसे पोइट्स ने सुपरनैचुरल एलिमेंट्स और इमेजिनेशन को एक्सप्लोर किया। इसी दौर में शॉर्ट लिरिकल पोइम्स भी बहुत ज़्यादा फेमस हुई। अब इस पीरियड के कुछ मेजर राइटर्स और उनके काम की बात करें तो रोमांटिक एज के फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक्स में विलियम वर्ड्सवर्थ सबसे ऊपर हैं, जिनको फादर ऑफ रोमांटिक पोइट्री भी बोला जाता है। इनके वर्क्स में इनके लिरिकल बैलड्स जो कि कोल्डिच के साथ मिलकर इन्होंने लिखे थे, उसको रोमांटिक मूवमेंट का ऑफिशियल स्टार्टिंग पॉइंट भी माना जाता है। फिर इनके मज़ीद फेमस वर्क्स में टिंटन एबी, ओड इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी और द प्रिलूड जैसे काम शामिल हैं। इनके वर्क्स के मेजर थीम्स की बात करें तो उसमें सिंप्लिसिटी, नेचर और चाइल्डहुड इनोसेंस जैसे थीम्स इस्तेमाल किए जाते थे। फिर आ जाते हैं हमारे पास सैमुअल टेलर कोलरिज, एस.टी. कोलरिज, को फाउंडर ऑफ रोमांटिकिज्म विद वर्ड्सवर्थ। फेमस वर्क्स में द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर, कुबला खान और क्रिस्टाबेल जैसी पोइम्स शामिल हैं। एस.टी. कोलरिज अपनी सुपरनैचुरल इमेजिनेशन और म्यूज़िकल लैंग्वेज के लिए भी फेमस थे। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास विलियम ब्लेक, एक मिस्टिक पोइट और आर्टिस्ट। अपने बहुत ही फेमस काम सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस के लिए जाने जाते हैं। और फिर फेमस पोइम्स में द टाइगर, द लैम जैसी पोइम्स भी इन्हीं की लिखी हुई हैं। अब इस पीरियड के सेकंड जनरेशन रोमांटिक्स की बात करें तो उसमें सबसे ऊपर आ जाते हैं हमारे पास लॉर्ड जॉर्ज गॉर्डन बैरून, नोन एज बैरूनिक हीरो क्रिएटर, जो एक पैशनेट रिबेलियस करेक्टर होता है। इनके फेमस वर्क्स में चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज और पोइम डॉन जुआन जैसे वर्क्स शामिल हैं। इनका स्टाइल पैशनेट, ड्रामेटिक और पर्सनल फ्रीडम पर फोकस्ड था। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास पर्सी बिश शैले, जिनको पी.बी. शैले भी बोला जाता है। एक रेडिकल थिंकर, रेवोल्यूशनरी पोइट। फेमस वर्क्स में ओड टू वेस्ट विंड, टू अ स्काईलर्क जैसी पोइम्स और प्रोमेथियस अनबाउंड जैसे प्लेस शामिल हैं। इनके थीम्स आइडियलिज्म, नेचर, रिफॉर्म और इमेजिनेशन से भरे हुए थे। फिर आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइट आ जाते हैं हमारे पास, जॉन कीट्स, एक ऐसा शायर जो सिर्फ 25 साल की उम्र में ही फोत हो गया, लेकिन इस छोटी सी उम्र में अपने पीछे ऐसे मास्टरपीसेस छोड़ गया है जो अभी तक जिंदा हैं। फेमस वर्क्स में ओड टू नाइटिंगेल, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न और टू ऑटम जैसी फेमस पोइम्स इन्हीं की लिखी हुई हैं। इनका स्टाइल सेंसुअस इमेजरी, ब्यूटी और ट्रांजिएंस ऑफ लाइफ जैसी चीज़ों पर फोकस था। तो ओवरऑल इस पूरे रोमांटिक एज ने पोइट्री को एक पर्सनल एक्सप्रेशन दिया। नेचर और इमेजिनेशन को सेंट्रल स्टेज पर लाया गया। कॉमन लैंग्वेज और कॉमन मैन को लिटरेचर का हीरो बनाया गया। वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, बैरून, शैले और कीट्स जैसे पोइट्स ने इंग्लिश पोइट्री का गोल्डन एरा क्रिएट किया और ये पीरियड इंग्लिश लिटरेचर का मोस्ट इमोशनल, म्यूजिकल और आइडियलिस्टिक फेज बन गया। अब इस रोमांटिक एज के बाद लिटरेचर की हिस्ट्री में एक नई एज आ जाती है हमारे पास, विक्टोरियन एज के नाम से, जो 1837 से 1901 तक चली। ये एज डायरेक्टली क्वीन विक्टोरिया के नाम पर है, जिनका रेन ऑलमोस्ट 64 साल तक चला था, जो उस टाइम सबसे लॉन्गेस्ट था। हिस्टोरिकल बैकड्रॉप को समझ लें। ये एज इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें इंग्लैंड इस टाइम दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री बन चुका था। ब्रिटिश एम्पायर अपने पूरे पीक पर था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी अपने पीक पर था।
जिसने सोसाइटी और लिटरेचर दोनों को डीपली इम्पैक्ट किया। ये पीरियड रोमांटिक आइडियलिज्म के बाद एक रियलिस्टिक और मोरलिस्टिक अप्रोच लेकर आया। रैपिड अर्बनाइजेशन और फैक्ट्रीज की वजह से सोशल प्रॉब्लम्स जैसे कि पॉवर्टी, चाइल्ड लेबर और पुअर वर्किंग कंडीशंस जैसे प्रॉब्लम्स बढ़े। फिर साइंस और टेक्नोलॉजी ने सोसाइटी को चेंज किया। चार्ल्स डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ 1859 में उसने फेथ वर्सेस साइंस की डिबेट को स्टार्ट कर दिया। मतलब रिलीजन और साइंस में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होना शुरू हो गया चार्ल्स डार्विन के इस वर्क की वजह से। फिर मिडिल क्लास वैल्यूज़ जैसे कि हार्ड वर्क, ड्यूटी और रिस्पेक्टिबिलिटी जैसी वैल्यूज़ ने डोमिनेट किया। अब लैंग्वेज या उसमें होने वाले चेंजेस की बात करें तो नंबर 1 है कि इंग्लिश लैंग्वेज इस दौर में ज़्यादा स्टैंडर्डाइज्ड और वाइडली स्प्रेड हुई प्रिंटिंग प्रेस और एजुकेशन सिस्टम की वजह से। 18th सेंचुरी के दौरान ही इंग्लिश आज बोली जाने वाली मॉडर्न इंग्लिश के स्टैंडर्ड तक ऑलरेडी आ चुकी थी। फिर लिटरेचर का टोन ज़्यादा रियलिस्टिक, मोरलिस्टिक और सोशली कॉन्शियस हो गया। विक्टोरियन राइटर्स ने सोसाइटी के इश्यूज़ को डायरेक्टली हाईलाइट किया। पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, मोरालिटी और जेंडर रोल्स वगैरह। विक्टोरियन एज में इंग्लिश नोवेल अपने पीक पर था, जिसको फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों स्टाइल में लिखा जाता था। अब बात करते हैं विक्टोरियन एज के कुछ फेमस राइटर्स और उनके कुछ फेमस वर्क्स की। नंबर 1 पे आ जाते हैं हमारे पास एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, जो कि इंग्लैंड के एक पोइट लॉरेट भी थे। इनके फेमस वर्क्स में इन मेमोरियम और द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड जैसे काम शामिल हैं। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास रॉबर्ट ब्राउनिंग, अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग्स के लिए फेमस। इनके फेमस वर्क्स में माई लास्ट डचिस जैसी पोइम्स शामिल हैं। फिर आ जाती है हमारे पास एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, एक लिरिकल पोइट अपने लव सोनेट्स के लिए फेमस। और फेमस वर्क्स में सोनेट्स फ्रॉम द पोर्तुगीज शामिल है, जो कि तकरीबन 44 सोनेट्स का एक कलेक्शन है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास मैथ्यू आर्नोल्ड, जो कि एक पोइट के साथ साथ एक क्रिटिक भी थे। इनके फेमस वर्क्स में डोवर बीच शामिल है। अब क्योंकि विक्टोरियन एज में आपको बता चुका हूँ कि इंग्लिश नोवेल अपनी पीक पर था, तो इस एज के कुछ नोवेलिस्ट में से टॉप पर आ जाते हैं हमारे पास चार्ल्स डिकन्स, जिन्होंने अपने वर्क्स में सोशल इश्यूज एक्सपोज किए। इनके फेमस वर्क्स में ओलिवर ट्विस्ट, डेविड कॉपरफील्ड, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस जैसे काम शामिल हैं। फिर चार्लोट ब्रोंटी अपने फेमस वर्क जेन एयर के लिए मशहूर। फिर नेक्स्ट आ जाती हैं एमिली ब्रोंटी, इनका फेमस वर्क विदरिंग हाइट्स। और फिर जॉर्ज एलियट, जिनका असली नाम मैरी एन एवंस था, एक रियलिस्टिक नोवेलिस्ट। फेमस वर्क्स में मिडल मार्च जैसे काम शामिल हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास थॉमस हॉर्डी, जो अपने नॉवेल्स में पेसिमिज्म एंड फेट जैसे थीम्स के लिए फेमस हैं। फेमस वर्क्स में टेस ऑफ द डर्बरविल्स और जूड द ऑब्सक्योर जैसे काम शामिल हैं। अब नोवेलिस्ट्स के बाद बात करते हैं इस दौर के कुछ नॉन फिक्शन या प्रोज लिखने वाले राइटर्स की। नंबर 1 पे आ जाते हैं हमारे पास थॉमस कार्लाइल, एक सोशल क्रिटिक और हिस्टोरियन। फेमस वर्क्स में सार्टो रिसार्टस जैसे काम शामिल हैं। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास जॉन रस्किन, अपनी आर्ट क्रिटिसिज्म सीरीज़ मॉडर्न पेंटर्स के लिए फेमस। और फिर फाइनली आ जाते हैं हमारे पास चार्ल्स डार्विन। जी हाँ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं इस विक्टोरियन एज के, अपनी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ की वजह से। अब विक्टोरियन एज एक इम्पोर्टेंटली रीसेंट इरा है इंग्लिश लिटरेचर में। नॉवेल्स पीक पर थे, पोइट्री में मॉरल और नेशनल वॉइसेस थी, सोशल क्रिटिसिज्म रिफॉर्मेशन का एक बड़ा टूल बना, और लिटरेचर ने सोसाइटी के रियल इश्यूज़ को रिफ्लेक्ट करके लोगों की सोच बदली। इन शॉर्ट ये कि विक्टोरियन एज एक ऐसा एरा था जहां लिटरेचर सिर्फ ब्यूटी और इमेजिनेशन का सफ़र नहीं था, बल्कि सोसाइटी के प्रॉब्लम्स और ह्यूमन स्ट्रगल्स का एक मिरर था। अब हिस्ट्री में आगे मूव करें तो लिटरेचर का नेक्स्ट एरा या नेक्स्ट एज आ जाती है हमारे पास मॉडर्न एज। 1901 से 1945 तक का सफ़र। 1901 में विक्टोरियन एज का एंड हुआ क्वीन विक्टोरिया की डेथ के साथ, और इंग्लैंड में फिर नए रूलर्स आए। हिस्टोरिकल बैकड्रॉप की बात करें तो एडवर्ड सेवन के टाइम को 1901 से 1910 तक इस मॉडर्न एरा में एडवर्डियन एज बोला जाता है।
मतलब इस तकरीबन 45 साल का जो पूरा मॉडर्न एज, मॉडर्न एरा है हमारे पास, इसको भी कुछ फेजेस में डिवाइड किया गया। फिर जॉर्ज फाइव के 1910 से 1936 तक के रेन के वक्त को जॉर्जियन एज भी बोला जाता है। ये बस दो छोटी डिवीजन्स की हद तक इनको याद रख लें कि इस पूरे मॉडर्न एरा या मॉडर्न एज में दो डिवीजन्स भी बनाई जा सकती हैं, लेकिन जो मेन चीज़ें हुई थी इस पूरे 45 साल के पीरियड में, वो थी वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू, जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया था। ये दोनों वर्ल्ड वॉर्स इंग्लिश लिटरेचर की इसी मॉडर्न एज में हो चुकी हैं। तो हिसाब लगा लें कि लिटरेचर पे इतनी इतनी बड़ी वॉर्स के क्या इम्पैक्ट्स आए होंगे। ये वक्त एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। लोगों का पुराने विक्टोरियन वैल्यूज़, रिलीजन और मॉरल सर्टेनिटीज़ पर से भरोसा उठ गया था। दो बड़े वर्ल्ड वॉर्स ने लोगों को डिसइल्यूजनमेंट, डिस्पेयर और एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस दिए। अब इस एरा में लिखे जाने वाले लिटरेचर में जो चेंजेस या इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे ऊपर आ जाता है हमारे पास ब्रेक फ्रॉम ट्रेडिशन। पुराने विक्टोरियन और रोमांटिक स्टाइल्स छोड़ दिए गए। राइटर्स ने अपना ध्यान मॉडर्न प्रॉब्लम्स, ह्यूमन साइकोलॉजी और फ्रेगमेंटेड लाइफ पर दिया। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ये एक नई नैरेटिव टेक्निक थी। इसमें राइटर करैक्टर के दिमाग की अंदर की सोच को डायरेक्ट फ्लो ऑफ थॉट्स के तौर पर दिखाता है। कोई प्रॉपर बिगिनिंग, मिडल, एंड नहीं होता जैसे इंसान का दिमाग नेचुरली सोचता है। इस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की बेस्ट एग्जांपल्स में जेम्स जॉयस का यूलिसिस और वर्जीनिया वुल्फ का मिस डॉलोवे जैसे काम शामिल हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास वॉर पोइट्री। वर्ल्ड वॉर वन के दौरान कई पोइट्स ने अपने एक्सपीरियंसेस लिखे। पहले वॉर को एक हेरोइक चीज़ बताया जाता था पुराने लिटरेचर में, लेकिन यहाँ के वॉर पोइट्स ने असली खौफ और ट्रेजिडी को एक्सपोज किया कि वॉर अब एक्चुअली है क्या। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सिंबलिज्म एंड मिथ। राइटर्स ने मिथ्स और सिंबल्स का यूज़ करके मॉडर्न लाइफ का जो कैओस है उसको समझाने की कोशिश की। जैसे कि द टी.एस. एलियट की द वेस्टलैंड एक फ्रेगमेंटेड सिंबॉलिक पोइम है जो मॉडर्न दुनिया की स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस को दिखाती है। फिर इंडिविजुअलिज्म एंड साइकोलॉजी, मतलब लिटरेचर का फोकस आउटर सोसाइटी से ज़्यादा इनर ह्यूमन माइंड पर गया। डी.एच. लॉरेंस जैसे राइटर्स ने ह्यूमन रिलेशनशिप्स और सेक्सुअल साइकोलॉजी एक्सप्लोर की। अब बात करते हैं इस एरा के कुछ फेमस राइटर्स और उनके कुछ फेमस वर्क्स की। तो सबसे ऊपर आ जाती हैं हमारे पास टी.एस. एलियट अपने द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रोक और अपने द वेस्टलैंड के लिए फेमस। फिर डब्ल्यू.बी. यीट्स फेमस वर्क्स में द सेकंड कमिंग और ईस्टर शामिल है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास विल्फ्रेड ओवन अपनी वॉर पोइम्स एंथम ऑफ डूम्ड यूथ और डिलूस्ड एट डिकोरम ईस्ट जैसे वर्क्स के लिए फेमस। फिर आ जाते हैं हमारे पास सेक्रेड सेसन अपनी बिटर वॉर पोइट्री के लिए फेमस, जो कि हॉरर्स को बहुत ज़्यादा एक्सपोज करती थी। फिर इस मॉडर्न एज के नॉवलिस्ट्स की बात करें तो सबसे ऊपर जेम्स जॉयस अपनी यूलिसिस के लिए फेमस, जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस स्टाइल में लिखा गया। फिर वर्जीनिया वुल्फ मिस डैलोवे और टू द लाइट हाउस के लिए फेमस। फिर डी.एच. लॉरेंस अपने फेमस वर्क्स सन्स एंड लवर्स एंड वुमेन इन लव के लिए जाने वाले। और फिर ई.एम. फोर्स्टर अपने वर्क आ पैसेज टू इंडिया के लिए फेमस। फिर इसी टाइम के ड्रामा राइटर्स की बात करें तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ पिगमेलियन के लिए फेमस, जो कि एक क्रिटिक ऑफ सोशल इनइक्वालिटी था। और फिर टी.एस. एलियट अपने मॉडर्न पोइटिक ड्रामा मर्डर इन कैथेड्रल के लिए फेमस। अब इस पूरी मॉडर्न एज के राइटर्स की राइटिंग्स में जो मेजर थीम्स यूज़ किए गए उनमें नंबर वन पर आ जाता है डिसइल्यूजनमेंट, मतलब कैसे वॉर्स ने फेथ और ऑप्टिमिज्म को डिस्ट्रॉय किया। फिर सेकंड आ जाता है हमारे पास एलियनेशन, मतलब मॉडर्न मैन को अपने आप से और सोसाइटी से एक कट ऑफ फील होना शुरू हुआ, एक बिल्कुल अलहदगी का एहसास। फिर आ जाता है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन, मतलब लाइफ फ्रेगमेंटेड है, इसलिए लिटरेचर भी फ्रेगमेंटेड स्टाइल अडॉप्ट करता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सर्च फॉर मीनिंग, यानी केओस के बीच लोगों की स्ट्रगल थी एक मीनिंग ढूंढने की कि इस मारा मारी का मतलब क्या है, या फिर हमारी ज़िंदगी का ही मकसद क्या है, क्या कोई वैल्यू है।
और फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एक्सपेरिमेंटेशन। पोइट्स और नोवेलिस्ट्स नए फॉर्म्स और लैंग्वेज के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहे। 1901 से 1945 तक का ये पीरियड इंग्लिश लिटरेचर का मोस्ट रेवोल्यूशनरी पीरियड है, स्पेशली इन दो वर्ल्ड वॉर्स की वजह से। विक्टोरियन एज की क्लैरिटी और मोरालिटी के बदले यहाँ डार्कनेस, डाउट और एक्सपेरिमेंटेशन आता है। यही वो टाइम है जहाँ से मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर का एक्चुअल फाउंडेशन बनता है। राइटर्स जैसे कि एलियट, जॉयस, वुल्फ, यीट्स ने इस टाइम में इंग्लिश को एक ग्लोबल लिटरेरी फोर्स बनाया। अब इस मॉडर्न एज के बाद फाइनली आ जाता है हमारे पास पोस्ट मॉडर्न एंड कॉन्टेम्प्रेरी एरा, जो 1945 से आज तक चल रहा है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 1945 तक दुनिया बहुत सारा डिस्ट्रक्शन देख चुकी थी। एटॉमिक बॉम्ब, हिरोशिमा, नागासाकी, नाज़ीज़म, होलोकॉस्ट और पॉलिटिक्स का प्रेशर। वॉर के बाद लोगों का ट्रस्ट बिग आइडियाज़ जैसे कि रिलीजन, साइंस, पॉलिटिक्स और प्रोग्रेस पर से वीक हो गया था। सोसाइटी में न्यू थिंग्स जैसे कोल्ड वॉर, न्यूक्लियर फियर, टेक्नोलॉजी बूम, स्पेस रेस, टेलीविज़न, इंटरनेट और सोशल मीडिया जैसी चीज़ों की बेस बनना शुरू हुई। इसी वजह से लिटरेचर भी बिल्कुल एक नई डायरेक्शन में जाना शुरू हुआ। इस पोस्ट मॉडर्न कॉन्टेम्प्रेरी एरा में लिखे जाने वाले लिटरेचर के मेन फीचर्स में नंबर 1 आ जाता है हमारे पास नो सिंगल ट्रुथ। हर चीज़ रिलेटिव है, हर इंसान का अपना एक ट्रुथ है। फिर फ्रेगमेंटेशन, मतलब स्टोरीज टुकड़ों में अलग अलग पीसीज में लिखी जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास प्लेफुलनेस एंड आयरनी, मतलब सीरियस टॉपिक्स को भी मजाक, सार्केज़म और आयरनी के साथ लिखा जाता है। फिर मेटाफिक्शन, राइटर्स कहानी के अंदर ही लिखने का प्रोसेस भी डिस्कस कर रहे होते हैं। फिर मैजिकल रियलिज्म, मतलब रियल लाइफ और फैंटेसी का एक साथ मिक्स होना, जैसे सलमान रशीदी के वर्क्स। ये एक राइटर हैं इस टाइम के, आगे जाके इनको डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास ग्लोबल वॉइसेस, मतलब अब सिर्फ इंग्लैंड या अमेरिका का लिटरेचर नहीं, बल्कि अफ्रीका, एशिया, कैरिबियन के राइटर्स भी सेंटर स्टेज पर आते हैं। और हर जगह का लिखा हुआ लिटरेचर अब एक इक्वल इम्पोर्टेंट वैल्यू रखता है। अब इस एरा के लिटरेचर में कई इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स भी इंट्रोड्यूस हुई, जैसे कि टॉप ऑफ द लाइन पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के ख़त्म होने के बाद एशिया, अफ्रीका और कैरेबियन के राइटर्स ने अपने कल्चर, लैंग्वेज और हिस्ट्री को एक्सप्लोर किया। ये लोग अपनी आइडेंटिटी, फ्रीडम और रेसिज्म के इश्यूज को लिखते हैं। फिर सेकंड आ जाता है हमारे पास फेमिनिस्ट राइटिंग। वुमेन ने अपने राइट्स, आइडेंटिटी और स्ट्रगल के बारे में लिखना शुरू किया। मेल डोमिनेटेड लिटरेचर के रूल्स को तोड़कर वुमेन राइटर्स ने भी अपनी वॉइसेस उठाई। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डिस्टोपियन एंड पॉलिटिकल राइटिंग, जिसमें गवर्नमेंट्स के कंट्रोल, फ्रीडम का लॉस और टेक्नोलॉजी के डेंजर्स को हाईलाइट किया गया। और नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। इनमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कंटिन्यू रहा। टाइम और स्पेस की जो स्ट्रेट लाइन होती है वो तोड़ दी गई, मतलब कहानी कभी आगे कभी पीछे चलती है, फ्लैशबैक्स की तरह। अब इस पोस्ट मॉडर्न एरा के कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स और उनके कुछ वर्क्स भी देख लें। यूरोपियन या अमेरिकन राइटर्स की बात करें, सबसे पहले आ जाएंगे हमारे पास जॉर्ज ऑरवेल, अपने नोवेल 1984 के लिए फेमस। ये 1984 नोवेल का नाम है, जिसमें डिस्टोपियन वर्ल्ड और गवर्नमेंट कंट्रोल को डिस्कस किया गया। फिर सेकंड आ जाते हैं हमारे पास सैमुअल बेकेट, अपने ऑब्जर्व ड्रामा वेटिंग फॉर गोडोट के लिए फेमस। फिर आ जाते हैं हमारे पास व्लादिमीर नाबोकोव, अपने नोवेल लोलिटा के लिए फेमस, जो कि एक कंट्रोवर्शियल स्टाइलिस्टिक नोवेल है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास कर्ट वॉनेगट, अपने स्लॉटर हाउस 5 के लिए फेमस, जो कि वॉर और टाइम ट्रैवल को डिस्कस करता है। फिर मार्गरेट एटवुड, अपने वर्क द हैंडमेड्स टेल के लिए फेमस, जो कि एक डिस्टोपियन फेमिनिस्ट फिक्शन है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास टोनी मॉरिसन, इनका फेमस वर्क बिलोवेड, जो कि स्लेवरी और ब्लैक आइडेंटिटी को हाईलाइट करता है। फिर राइटर्स में आगे हम कुछ पोस्ट कॉलोनियल वॉइसेस की अगर बात करें, पोस्ट कॉलोनियल मतलब ब्रिटिश राज से आज़ाद होने के बाद वाली कंट्रीज से उभरने वाले कुछ राइटर्स। नंबर 1 पे आ जाएंगे हमारे पास चिनवाउ अचेबी, जिनका मोस्ट फेमस वर्क थिंग्स फॉल अपार्ट, जिसमें अफ्रीका पर कॉलोनाइजेशन का असर उसको डिस्कस किया गया।
नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास गुगी वा थियांगो, कीनिया के राइटर हैं। फेमस वर्क्स में अ ग्रेन ऑफ व्हीट शामिल है, जो कि कीनिया की इंडिपेंडेंट स्ट्रगल को डिस्कस करता है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास सलमान रशीदी, अपने वर्क मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए फेमस। ये मैजिकल रियलिज्म और इंडिया की इंडिपेंडेंस को डिस्कस करते हैं। फिर अरुंधति रॉय जैसी राइटर्स जिनका फेमस वर्क द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, एक कॉस्ट और फैमिली ड्रामा। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास वी एस नैपोल, अपने वर्क अ हाउस फॉर मिस्टर बेवस के लिए फेमस। ये कैरेबियन में कॉलोनियल लाइफ को डिस्कस करते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास डेरेक वॉलकॉट, जो कैरेबियन कल्चर में अपनी एपिक पोइम ओमेरस के लिए फेमस हैं। फिर इसी पोस्ट मॉडर्न एरा में कुछ वुमेन फेमिनिस्ट राइटर्स भी आ जाती हैं हमारे पास, जिनमें कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स में सबसे ऊपर आ जाती हैं हमारे पास डोरिस लेसिंग, जिनका फेमस वर्क द गोल्डन नोटबुक, जिसमें वुमेन्स आइडेंटिटी और साइकोलॉजी को डिस्कस किया गया। नेक्स्ट आ जाती हैं हमारे पास एंजीला कार्टर, जिनके फेमस वर्क्स में द ब्लडी चैम्बर शामिल है, फेरी टेल्स का एक फेमिनिस्ट रीराइट। और फाइनली आ जाती हैं हमारे पास सिल्विया प्लॉथ। इनके कई फेमस वर्क्स हैं, जिनमें द बेल जार भी एक प्रोमिनेंट नाम है। ये वुमेन्स डिप्रेशन और आइडेंटिटी को डिस्कस करती हैं। फिर ड्रामा राइटर्स की बात करें तो हमारे पास आ जाते हैं हैरोल्ड पिंटर, अपने द होम कमिंग के लिए फेमस। और सेकेंडली आ जाते हैं हमारे पास टॉम स्टॉपर्ट, अपने वर्क रोजनक्रॉन्ट्स एंड गिल्ड्समैन आर डेड के लिए फेमस, जो कि एक पोस्ट मॉडर्न प्ले है। इस पूरे पोस्ट मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी एरा ने लिटरेचर को पूरी तरह से ग्लोबल बना दिया। अब सिर्फ इंग्लैंड या यूरोप के राइटर्स नहीं, बल्कि अफ्रीका, एशिया, कैरेबियन जैसी कंट्रीज़ जो कॉलोनाइजेशन के बाद आज़ाद हुई हैं, उनमें से भी कई इंपॉर्टेंट वॉइसेस निकल के बाहर आई हैं इस पोस्ट मॉडर्न एरा में। वुमेन, ब्लैक राइटर्स लिटरेचर को एक न्यू डायरेक्शन दे रहे हैं। इसी एरा में लिटरेचर ने ट्रुथ और मीनिंग को चैलेंज किया। टेक्नोलॉजी, मीडिया, फिल्म और इंटरनेट ने राइटिंग स्टाइल और स्टोरी टेलिंग को कम्प्लीटली चेंज करके रख दिया। और अब इन्हीं बढ़ती हुई डेवलपमेंट्स के साथ साथ कंसिस्टेंटली लिटरेचर स्टिल इवॉल्व कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इस मास्टर क्लास ने आपकी लाइफ में या आपके नॉलेज में कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ऐड की हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा जिनको आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत है। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।